अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कभी आपने गहराई से सोचा है कि जो लोग अरब में रहते थे, उनमें से जिनके पास समझ और तलाश थी, उन्होंने जब कुरान का अध्ययन शुरू किया, तो उन्हें उसमें से ज्ञान के ऐसे मोती मिले, जो आज भी इंसानियत के लिए रहनुमा है। मैं आज आपको संक्षेप में ये बताने जा रहा हूँ कि कुरान में कितने तरह के इल्म ज्ञान मौजूद है और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है या किसी भी फील्ड में जुड़े हैं। ध्यान से सुनिए, कुरान पाक में ऐसे ऐसे इल्म का जिक्र मिलता है जिन पर आज की दुनिया में रिसर्च हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी की, जिसे इल्मुल फलक कहा जाता है। ये वो साइंस है जो हमें आसमान, सितारों, गैलेक्सी और पूरी कायनात के बारे में बताती है। आज के दौर में मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने यह बताया कि हमारे कायनात लगातार फैल रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुरान में सदियों पहले ही ये इशारा मौजूद है कि आसमान को अल्लाह ने बनाया और वो उसे लगातार फैला रहा है। इसी तरह आज साइंस में एक बहुत बड़ी थ्योरी है जिसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। इसके मुताबिक पूरी कायनात एक समय में एक साथ थी, फिर एक ज़बरदस्त धमाके के बाद सब कुछ अलग अलग हो गया। कुरान में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि आसमान और ज़मीन पहले जुड़े हुए थे, फिर उन्हें अलग किया गया, जो इस थ्योरी से मिलता जुलता है। इसके अलावा आधुनिक साइंस में ब्लैक होल का जो कॉन्सेप्ट भी बहुत मशहूर है, जहां सितारे जाकर ख़त्म हो जाते हैं। कुरान में भी ऐसी जगहों का कसम खाई गई है जहां सितारों गायब हो जाते हैं, जो इस रहस्य की तरफ इशारा करती है। अब बात करते हैं बॉटनी यानी पौधे के इल्म की। आज एग्रीकल्चर और बॉटनी में ये साबित हो चुका है कि पौधों में भी नर और मादा सिस्टम होता है। कुरान में भी इस हकीकत का जिक्र मिलता है कि हर फल और चीज को जोड़े में बनाया गया। इसी तरह जूलॉजी यानी जानवरों का इल्म, कुरान में जानवरों की ज़िंदगी, उनकी आदतें और उनके सिस्टम के बारे में भी कई इशारे मिलते हैं। आज मैं आपको साइंस की एक और दिलचस्प हकीकत बताने जा रहा हूँ, और यह बातें सिर्फ दावे नहीं बल्कि रिसर्च से जुड़ी हुई है। एक मशहूर साइंटिस्ट ने जानवरों पर रिसर्च करते हुए यह बात कही कि जानवरों में भी इंसानों की तरह कुछ सामाजिक आदतें होती है, यानी वो सिर्फ जीते नहीं बल्कि एक सिस्टम के साथ रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह बातें आज की रिसर्च में सामने आई, जबकि कुरान में इसका इशारा बहुत पहले ही मिल जाता है। कुरान बताता है कि ज़मीन पर चलने वाले जानवर हो या आसमान में उड़ने वाले परिंदे, ये सब भी इंसानों की तरह समूह ग्रुप्स में रहते हैं। इनका अपना सिस्टम होता है, उनका अपना एक समाज होता है। अब ज़रा एक और हैरान कर देने वाली मिसाल देखिए, चींटियों पर रिसर्च आज के दौर में जूलॉजी का अहम हिस्सा है। साइंटिस्ट ने पाया कि चींटियां आपस में कम्युनिकेशन करती है, एक दूसरे को मैसेज देती है और एक सिस्टम में काम करती है। कुरान में भी एक वाक्य मिलता है जिसमें एक चींटी अपनी बाकी चींटियों को चेतावनी देती है, जल्दी अपने बिलों में दाखिल हो, कहीं सेना तुम्हें कुचल ना दे। ये इशारा करता है कि उनमें समझ यानी कम्युनिकेशन और लीडरशिप मौजूद है। अब बात करते हैं मधुमक्खियों की। आधुनिक साइंस ने यह साबित किया कि मधुमक्खियों के अंदर एक पूरा सिस्टम होता है। उनमें एक क्वीन बी होती है जो पूरी कॉलोनी को कंट्रोल करती है, बाकी सभी उसी के आदेश के अनुसार काम करती है। 1970 के दशक में हुई रिसर्च में यह साफ हुआ कि मधुमक्खियां आपस में कम्युनिकेशन करती है और उनके समाज में एक खास तरह का अनुशासन होता है। दिलचस्प बात यह है कि कुरान में जब मधुमक्खियों का जिक्र होता है, तो उनके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं जो फीमेल मादा की तरफ इशारा करते हैं, जो आज की साइंस की खोज में मिले। कॉलोनी की लीडर में फीमेल ही होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, शहद के बनने का जो तरीका भी एक लंबे समय तक इंसानों के लिए रहस्य था। बाद में साइंस ने बताया कि मधुमक्खियां फूलों से रस लाकर अपने सिस्टम के जरिए उसे शहद में बदलते हैं। अब जरा एक और हैरानी कर देने वाली बात समझिए, मधुमक्खी के बारे में लंबे समय तक इंसानों के बीच अलग अलग धारणाएं थी। कोई कहता था शहद उसके मुंह से निकलता है, कोई कहता था किसी और तरीके से बनता है। लेकिन बाद में साइंस ने रिसर्च करके बताया कि शहद दरअसल मधुमक्खी के अंदरूनी सिस्टम से बनता है। वो फूलों से रस लाकर अपने शरीर में प्रोसेस करती है और फिर उसे शहद की शक्ल में जमा करती है। कुरान में भी ये इशारा मिलता है कि ये मीठा पदार्थ मधुमक्खी के अंदर से निकलता है और उसमें इंसानों के लिए शिफा रखी गई है। और सच में आज मेडिकल साइंस भी ये मानती है कि शहद में हेलिंग प्रोटेस होती है। ये जख्मों को भरने में मदद करता है, इन्फेक्शन को कम करता है और शरीर के लिए फायदेमंद होता है।
दिलचस्प बात यह है कि वो मधुमक्खी अगर डंक मार दे तो उसमें जहर होता है, लेकिन वही अपने सिस्टम के जरिए शहद बनाए तो वही चीज इंसानों के लिए फायदेमंद बन जाती है। अब बात करते हैं ऊंट कैमल की। कुरान इंसान को सोचने के लिए कहता है कि क्या तुम ऊंट को नहीं देखते कि उसे कैसे बनाया गया। आज जूलॉजी में पढ़ाया जाता है कि ऊंट के बॉडी स्ट्रक्चर बाकी जानवरों से अलग है। वो लंबे समय तक बिना पानी के रह सकता है, अपने शरीर में पानी और ऊर्जा को संभाल कर सकता है और कठिन हालत में भी जिंदा रहता है। तो उसके अलावा मकड़ी का भी जिक्र मिलता है। कुरान में कहा गया है कि सबसे कमजोर घर मकड़ी का होता है। साइंस में भी ये पाया गया कि मकड़ी का जाला भले ही देखने में मजबूत लगे, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर बहुत नाजुक होता है। कुछ रिसर्च में ये भी बताती है कि कई स्पेस में मादी मकड़ी नर को खत्म कर देती है, जिससे उसका सोशल स्ट्रक्चर की कमजोरी माना जाता है। अब अगर हम मेडिसिन की तरफ जाए तो कुरान में कई ऐसी चीज़ों का जिक्र है जो इंसान के इलाज से जुड़ी हुई है, जैसे शहद को शिफा बताया गया। इतिहास में भी जैसे वर्ल्ड वार के दौरान जख्मों पर शहद का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई गई है। आज भी कई विकसित देशों में शहद पर रिसर्च जारी है और ये माना जाता है कि उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जो इन्फेक्शन को रोकने में मदद करते हैं। अब आते हैं एक बेहद अहम और दिलचस्प इल्म पर, जो एम्ब्रोलॉजी, बच्चे की पैदाइश का विज्ञान। ये वो इल्म है जिससे इंसान के बनने की शुरुआत यानी स्टेज को समझा जाता है। कुरान में इंसान की पैदाइश को अलग अलग स्टेज में बयान किया गया है। सबसे पहले एक छोटा सा ड्रॉप नुक्ता पर एक चिपकने वाली चीज अलका, फिर गोश्त जैसी स्ट्रक्चर मुर्दा। आज भी मेडिकल साइंस में बताती है कि इंसान भी जो फॉर्मेशन स्टेज में होती है, जहाँ शुरुआती स्टेज में एम्बॉडी एक चिपकने वाली स्ट्रक्चर की तरह होता है, फिर धीरे धीरे उसकी सेल्फ डेवलप होती है। डॉक्टर्स के मुताबिक एक बार में लाखों स्पर्म होते हैं, लाखों उनमें से सिर्फ एक ही जो फर्टिलाइजेशन करता है और वही आगे जाकर इंसान की शक्ल लेता है। अब जरा इंसान की पैदाइश के अगले मरहले को समझिए। मेडिकल साइंस के मुताबिक एक खास समय के बाद बच्चे के अंदर महसूस करने की ताकतें धीरे धीरे विकसित होती है। रिसर्च ये बताती है कि सुनने की क्षमता यानी हेयरिंग सेंस सबसे पहले डेवलप होती है, फिर देखने की क्षमता यानी विजन, और उसके बाद दिल की धड़कन और बाकी सिस्टम पूरी तरह सक्रिय होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुरान में भी एक आयत में इसी क्रम यानी सीक्वेंस की तरह इशारा मिलता है, जहां सबसे पहले सुनने, फिर देखने और फिर बाकी एहसास की बात की गई है। अब सोचिए, जिस दौर में यह बातें बयान की गई तो उस वक्त ना कोई माइक्रोस्कोप था, ना अल्ट्रासाउंड, ना कोई स्कैनिंग टेक्नोलॉजी, फिर भी इंसान की जो क्रिएशन है, जो क्रिएशन के इतनी स्टेज और इतनी बारीक डिटेल्स का जिक्र होना अपने आप में हैरान करने वाला है। बाद में जब मॉडर्न साइंस ने जो एम्ब्रोलॉजी पर कायम काम किया और इन स्टेज को डिटेल से समझाया, तो कई रिसर्च ने ये माना कि ये जानकारी बहुत एडवांस है। अब आगे बढ़ते हैं एक और फील्ड की तरफ, जो हाइड्रोलॉजी, पानी यानी पानी का विज्ञान। हाइड्रोलॉजी यानी पानी का विज्ञान। आज हम स्कूल में पढ़ते हैं वाटर साइंस यानी एम्प्रोसन्स कंडीशंस और फिर बारिश का सिस्टम। यह बताया जाता है कि समुंदर का पानी गर्मी से भाप बनकर ऊपर जाता है, बादलों में बदलता है और फिर बारिश के रूप में वापस जमीन पर आता है। इतिहास के अनुसार इस थ्योरी को वैज्ञानिक रूप से 16वीं सदी के आसपास जो एक्सप्लेन किया गया। लेकिन अगर हम गौर करें तो कुरान में पानी के इस साइकिल की तरफ भी इशारा मिलता है कि पानी को आसमान से उतारा जाता और फिर उसे वापस उठाया जाता है। ये एक जो है कंटिन्यू सिस्टम है जो लगातार चलता रहता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कुरान सिर्फ एक धार्मिक किताब है या उसमें साइंस के अलग-अलग फील्ड्स की तरफ भी इशारे मौजूद हैं? तो यहाँ पे क्या है कि एस्ट्रोनॉमी यानी कायनात है, एम्ब्रोलॉजी इंसान की पैदाइश है, हाइड्रोलॉजी पानी का सिस्टम है, जूलॉजी जानवरों की दुनिया है, बॉटनी यानी पौधों का इल्म है। तो इन सब के बारे में सोचने और समझने की दावत दी गई है। अब थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ भी ध्यान दें। पहले यह माना जाता था कि मैटर का सबसे छोटा हिस्सा जो एटम है और उसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में साइंस ने यह साबित किया कि एटम भी छोटे छोटे हिस्सों यानी सबटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड हो सकता है। यानी जो चीज इंसान को फाइनल लग रही थी वो भी आगे जाकर और छोटी साबित हुई। अब आखिरी और बेहद गहरी बात समझिए। कुरान में यह बताया गया कि अल्लाह के सामने कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है।
चाहे वो ज़र्रे यानी पार्टिकल के बराबर हो, उससे छोटी या उससे बड़ी हर चीज़ का हिसाब होगा। सोचने वाली बात ये है कि जब ये बात कही गई, उस वक़्त इंसान ज़र्रे को ही सबसे छोटा समझता था। लेकिन आज की फ़िज़िक्स ये कहती है कि एटम भी आखिरी चीज़ नहीं है, उसे भी छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। जैसे कि प्रोटॉन यानी न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी जिस चीज़ को इंसान कभी आखिरी समझ रहा था, वही आगे जाकर और छोटी साबित हो गई। तो मेरे अज़ीज़, ये किताब सिर्फ़ पढ़ने के लिए नहीं है, ये सोचने, समझने और तलाश करने के लिए है, जिसमें कायनात भी है, जिससे इंसान भी है, जिसमें साइंस भी है और जिसमें हकीकत की राह भी है। अब फ़ैसला आपका है, आप इसे सिर्फ़ सुनकर आगे बढ़ जाते हैं या फिर उसे समझकर अपनी ज़िंदगी बदलते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।